तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है द स्टार्टअप चेकलिस्ट और इसे लिखा है डेविड एस रोज ने। यह किताब किसी सपने को बिजनेस में बदलने की एक ईमानदार, जमीनी और बेहद व्यावहारिक गाइड है। डेविड खुद एक इन्वेस्टर और उद्यमी हैं, जिन्होंने सैकड़ों स्टार्टअप्स को बनते, बढ़ते और कई बार गिरते हुए देखा है। इसलिए ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि बताती है कि एक स्टार्टअप को हकीकत में खड़ा करने के लिए कौन से 25 असली कदम जरूरी हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग स्टार्टअप को बस एक आइडिया समझते हैं, लेकिन असली खेल उस आइडिया को जमीन पर उतारने का है। और यही किताब तुम्हें शुरू से लेकर फंडिंग, ग्रोथ और स्केलिंग तक का पूरा रास्ता दिखाती है। अब बात करते हैं पहले चैप्टर की, जिसका नाम है असेस योरसेल्फ एज अ फाउंडर। डेविड इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या तुम वाकई उद्यमी बनने के लिए तैयार हो? वो बताते हैं कि स्टार्टअप चलाना किसी रॉकेट लॉन्च करने जैसा है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये बहुत रोमांचक और चमकदार होगा, लेकिन हकीकत में ये उतना ही कठिन और उलझा हुआ होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है खुद को परखना। डेविड कहते हैं कि एक अच्छा फाउंडर सिर्फ आइडिया वाला इंसान नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लगातार अनिश्चितता, तनाव और बदलती परिस्थितियों में भी टिक सकता है। वो पूछते हैं कि क्या तुम में वो धैर्य है कि जब चीजें उल्टी पड़े तब भी हार न मानो? क्या तुम में वो जज्बा है कि तुम दिन रात काम कर सको जब बाकी सब लोग आराम कर रहे हो? क्या तुम में इतनी ईमानदारी है कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर सको और उनसे सीख सको? डेविड इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि कई लोग सिर्फ इसलिए स्टार्टअप शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आजादी देता है या पैसे जल्दी कमाए जा सकते हैं, लेकिन वो साफ कहते हैं कि ये सोच खतरनाक है। स्टार्टअप शुरू करना आजादी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। इसमें असफलता का डर, अनिश्चित भविष्य और हर दिन नई चुनौतियां होती हैं। अगर तुम इन सब के बावजूद आगे बढ़ने को तैयार हो, तभी तुम सही रास्ते पर हो। वो एक बात और समझाते हैं कि खुद को परखने का मतलब सिर्फ अपनी स्किल या नॉलेज देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या तुम में लीडर बनने की सोच है। क्या तुम टीम बना सकते हो? क्या तुम दूसरों को प्रेरित कर सकते हो? और क्या तुम फीडबैक या आलोचना को स्वीकार कर सकते हो? डेविड कहते हैं कि अगर इन सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर से हाँ में आते हैं, तो तुम्हारे पास पहला और सबसे मजबूत आधार है खुद पर भरोसा। इस चैप्टर का असली संदेश यही है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है खुद को समझना। अगर तुम अपनी ताकत, कमजोरियां और सीमाएं जानते हो, तो आगे की हर चुनौती को संभालना आसान हो जाता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। जब एक इंसान खुद को पहचानता है, तो वही पहचान उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है, और यही पहचान एक स्टार्टअप की असली शुरुआत होती है। दूसरा चैप्टर है चूज योर कोफाउंडर्स वाइजली, और यही वह जगह है जहां डेविड एस रोज बेहद साफ और सच्ची बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक स्टार्टअप की शुरुआत एक बच्चे को जन्म देने जैसी होती है, और जिस व्यक्ति के साथ तुम ये सफर शुरू करते हो, वो तुम्हारा साथी नहीं, बल्कि लगभग तुम्हारा सहजनक होता है। अगर तुमने गलत कोफाउंडर चुन लिया, तो चाहे आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कंपनी ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। डेविड बताते हैं कि जब कोई इंसान बिजनेस शुरू करने के लिए उत्साहित होता है, तो अक्सर वो किसी भी करीबी दोस्त, पुराने सहकर्मी या कॉलेज के साथी के साथ जुड़ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साथ में अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। कोफाउंडर सिर्फ वो नहीं होना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो, बल्कि वो होना चाहिए जो तुम्हारे विजन को समझे और उस पर उतनी ही मेहनत करने को तैयार हो जितनी तुम खुद करते हो। वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हारे कोफाउंडर की स्किल्स तुम्हारी स्किल्स को पूरा करती हैं या नहीं। अगर तुम टेक्निकल व्यक्ति हो, तो शायद तुम्हें ऐसा साथी चाहिए जो बिजनेस और मार्केटिंग समझता हो। अगर तुम विजनरी हो, तो तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डिटेल्स और एग्जीक्यूशन में माहिर हो।
दोनों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों का एक दूसरे को बैलेंस करना जरूरी है। डेविड एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि कोफाउंडर वही होना चाहिए जो तुम्हारे साथ झगड़ा करने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि एक सच्चा कोफाउंडर वो नहीं जो हर बार हाँ में सिर हिलाए, बल्कि वह है जो जरूरत पड़ने पर तुम्हें चुनौती दे सके ताकि कंपनी के लिए सबसे सही फैसला लिया जा सके। वो ये भी समझाते हैं कि कोफाउंडर के साथ तालमेल सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी होना चाहिए। अगर आप दोनों के मूल्य, वैल्यूज अलग हैं, तो समय के साथ मतभेद बढ़ते जाएंगे। इसलिए शुरुआत में ही इस पर खुलकर बात करना जरूरी है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आप सफलता को कैसे देखते हैं और असफलता की स्थिति में एक दूसरे का साथ कैसे देंगे। डेविड इस चैप्टर में एक चेतावनी भी देते हैं, कभी भी सिर्फ दोस्ती बचाने के लिए बिजनेस पार्टनर मत बनो और कभी भी पैसे या डील्स के लालच में किसी को शामिल मत करो, क्योंकि जब बिजनेस मुश्किल में आता है तो वही रिश्ते सबसे पहले टूटते हैं जो सिर्फ दिखावे या सुविधा पर बने होते हैं। वो सुझाव देते हैं कि कोफाउंडर चुनने के बाद आप दोनों के बीच एक स्पष्ट समझौता होना चाहिए, जिसमें जिम्मेदारियां, इक्विटी, ऑनरशिप और निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले से तय हो। इससे बाद में किसी भी भ्रम या टकराव की गुंजाइश नहीं रहती। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि स्टार्टअप में सही कोफाउंडर चुनना किसी फॉर्म भरने या इंटरेस्ट मैच करने जैसा आसान काम नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भरोसा, सम्मान और साझा उद्देश्य होना जरूरी है। अगर तुमने शुरुआत में सही साथी चुन लिया तो आधी लड़ाई वही जीत ली। डेविड कहते हैं कि याद रखो, एक कोफाउंडर तुम्हारे सपने का पहला गवाह होता है। अगर वह तुम्हारे विजन पर उतना ही यकीन रखता है जितना तुम रखते हो, तो तुम्हारी टीम सिर्फ मजबूत नहीं, अटूट बन जाती है। तीसरा चैप्टर है अ डिफाइनिंग गोल, और यहां से पिक्सार की कहानी असली अर्थों में उड़ान भरने लगती है। एड कैटमल इस हिस्से में बताते हैं कि जब पिक्सार की शुरुआत हो चुकी थी, तब भी टीम को यह साफ समझ नहीं था कि उन्हें कहां पहुंचना है। उनके पास अद्भुत तकनीक थी, शानदार दिमाग थे और स्टीव जॉब्स जैसे समर्थक भी, लेकिन दिशा अब तक धुंधली थी। यही वो समय था जब एड ने खुद से और अपनी टीम से एक सवाल पूछा, हम असल में क्या बनाना चाहते हैं? यही सवाल इस चैप्टर का केंद्र है। एड बताते हैं कि हर संगठन को एक ऐसा लक्ष्य चाहिए जो उसे आगे बढ़ने की वजह दे। सिर्फ पैसे या मुनाफे का लक्ष्य काफी नहीं होता, क्योंकि वो दिल को नहीं छूता। असली लक्ष्य वो होता है जो टीम को प्रेरित करे, जो हर सुबह उठकर काम करने की ऊर्जा दे। पिक्सार के लिए वो लक्ष्य था कंप्यूटर एनिमेशन से पूरी लंबाई की फीचर फिल्म बनाना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन उस समय ये लगभग नामुमकिन सपना था। किसी ने कभी ऐसा नहीं किया था। एड और उनकी टीम जानते थे कि यह सफर लंबा होगा। शुरुआत में वो कई बार असफल हुए। उनके शॉर्ट एनिमेशन भले ही पसंद किए गए हों, लेकिन कोई भी स्टूडियो उन्हें पूरी फिल्म बनाने का मौका नहीं दे रहा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एड कहते हैं कि वो हर असफलता को एक संकेत की तरह लेते थे, जैसे रास्ता दिखाने वाला पत्थर। अगर कुछ नहीं चला तो इसका मतलब था कि कोई नया तरीका खोजा जाए। इस दौरान एड ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी कि असली सफलता तब मिलती है जब तुम्हारा ध्यान कला और ईमानदारी पर हो, न कि केवल नतीजों पर। वो अपनी टीम से कहते थे कि अगर हम फिल्म सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाएंगे तो हम वैसी ही बन जाएगी जैसी बाकी फिल्में हैं, लेकिन अगर हम वो फिल्म बनाएंगे जो हमें खुद देखने में मजा आए, तो दुनिया भी उसे पसंद करेगी। फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। पिक्सार ने डिज्नी के साथ मिलकर टॉय स्टोरी बनाने का निर्णय लिया। दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर से बनी एनिमेटेड फिल्म। उस वक्त किसी को यकीन नहीं था कि यह सफल होगी, लेकिन पिक्सार ने इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की परीक्षा माना। यही था उनका डिफाइनिंग गोल, वो लक्ष्य जो उनके हर कदम की दिशा तय कर रहा था। एड कहते हैं कि उस समय उन्होंने एक चीज बहुत गहराई से समझी, लक्ष्य वही चुनो जो तुम्हें डराए, क्योंकि अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो शायद वो लक्ष्य छोटा है।
और पिक्सार का ये लक्ष्य सचमुच बड़ा था। इस चैप्टर में एड हमें ये एहसास दिलाते हैं कि किसी भी टीम की ताकत उसके लोगों में होती है, लेकिन दिशा और उद्देश्य उन्हें एक साथ बांधता है। अगर तुम्हारे पास स्पष्ट मकसद नहीं है, तो चाहे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक क्यों न हो, तुम कहीं न कहीं भटक जाओगे। चैप्टर के अंत में एड एक बहुत सादा लेकिन गहरी बात कहते हैं। हमने ये तय किया कि हम हर फिल्म में अपनी आत्मा डालेंगे। अगर हम ऐसा कर सके तो भले फिल्म हिट हो या ना हो, हम हार नहीं सकते। यहीं से पिक्सार का असली सफर शुरू होता है, जहां जुनून, तकनीक और कहानी एक साथ मिलकर इतिहास बनाती है। चौथा चैप्टर है डेवलप अ वायबल बिजनेस मॉडल, और यह डेविड एस रोज सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो कहते हैं कि हर स्टार्टअप का आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उस आइडिया से पैसा कैसे बनेगा। यानी तुम्हारे पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल है या नहीं। वो मजाक में कहते हैं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी बदल देंगे कहने से काम नहीं चलता, क्योंकि किसी दिन तुम्हें किराया, सैलरी और बिल भी चुकाने होते हैं। डेविड शुरुआत में बताते हैं कि बिजनेस मॉडल असल में वो नक्शा है जो दिखाता है कि तुम्हारी कंपनी पैसे कैसे कमाएगी, ग्राहकों तक कैसे पहुंचेगी और लंबे समय तक टिकेगी कैसे। ये सिर्फ एक एक्सेल शीट या प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे स्टार्टअप की रीढ़ है। वो कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल 3 बातों पर टिका होता है। पहला, ग्राहक कौन है। दूसरा, तुम उसके लिए क्या ऐसा बना रहे हो जो उसे सच में चाहिए। और तीसरा, तुम उससे कैसे कमाओगे ताकि कंपनी टिकाऊ बन सके। कई बार फाउंडर्स इन तीनों बातों में से एक को भी ठीक से नहीं समझते, और यही कारण है कि 90% स्टार्टअप कुछ सालों में गायब हो जाते हैं। डेविड बताते हैं कि जब तुम बिजनेस मॉडल बनाते हो, तो शुरुआत में ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो, लेकिन वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि तुम ये बता सको कि अगले 6 महीनों में तुम्हारी कमाई कहां से आने वाली है। वो कहते हैं कि शुरुआत में बस इतना तय कर लो कि ग्राहक कौन है, वो तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा और वह इसके लिए कितना भुगतान करेगा। ये तीनों सवाल जितने ईमानदारी से जवाब दोगे, तुम्हारा बिजनेस मॉडल उतना ही मजबूत होगा। वो कहते हैं कि बहुत से लोग गलती करते हैं जब वे सिर्फ यूजर ग्रोथ या डाउनलोड्स पर ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं कि असली ग्रोथ वही है जो राजस्व लाती है। इसलिए बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ स्केलेबल हो, बल्कि प्रॉफिटेबल भी बन सके। डेविड ये भी समझाते हैं कि अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के अपने फायदे और जोखिम होते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहां ग्राहक हर महीने पैसे देता है, स्थिरता देता है, लेकिन शुरू में धीमी ग्रोथ होती है। वही एड बेस्ट मॉडल में यूजर्स ज्यादा आते हैं, लेकिन पैसा तभी बनता है जब स्केल बहुत बड़ा हो। इसलिए फाउंडर को यह तय करना होता है कि उसकी कंपनी के लिए कौन सा तरीका सबसे स्वाभाविक और टिकाऊ है। वो एक दिलचस्प बात और कहते हैं कि बिजनेस मॉडल कभी भी पत्थर पर लिखी चीज नहीं होती, ये समय और बाजार के साथ बदलती है। इसलिए शुरू में परफेक्ट मॉडल ढूंढने के बजाय उसे लगातार टेस्ट और सुधारने की आदत डालो। यही वो तरीका है जिससे छोटी कंपनियां धीरे धीरे दिग्गज बनती हैं। डेविड के अनुसार बिजनेस मॉडल सिर्फ कमाई का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का ढंग है। जब तुम अपने ग्राहकों, लागतों और वैल्यू को एक साथ देखना सीख जाते हो, तभी तुम समझते हो कि कंपनी वास्तव में कैसे चलती है। इस चैप्टर का सार यही है कि हर बड़ा बिजनेस पहले एक साफ, काम करने वाला मॉडल होता है। ऐसा मॉडल जो ये बताता है कि कंपनी कैसे जीवित रहेगी, बढ़ेगी और दुनिया में अपनी जगह बनाएगी। आइडिया लाखों होते हैं, लेकिन टिकता वही है जो अपनी वैल्यू को कमाई में बदल पाता है। डेविड कहते हैं कि एक दिन जब तुम्हारा स्टार्टअप सच में उड़ान भरेगा, तो वही बिजनेस मॉडल तुम्हारे पंख बनेगा। क्योंकि सपनों को जमीन पर टिकाने के लिए सिर्फ जुनून नहीं, एक ठोस योजना भी चाहिए। 5वां चैप्टर है अंडरस्टैंड द मार्केट अपॉर्चुनिटी, और यही वह हिस्सा है जहां डेविड एस रोज तुम्हें यह सिखाते हैं कि किसी भी बिजनेस का असली दम सिर्फ आइडिया में नहीं, बल्कि उस मार्केट में होता है जिसमें वह काम करता है। वो कहते हैं
कि अगर तुम्हारा आइडिया हीरा है तो मार्केट वह रोशनी है जिसमें वह चमकता है। अगर रोशनी नहीं है तो चाहे हीरा कितना भी कीमती क्यों न हो, कोई उसे देख ही नहीं पाएगा। डेविड शुरुआत में एक सीधा सवाल करते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ग्राहक कौन है, वह कहाँ है और वह अभी अपनी समस्या को कैसे हल कर रहा है? वो कहते हैं कि अगर इन 3 बातों का जवाब साफ नहीं है तो तुम अंधेरे में निशाना लगा रहे हो। बहुत से फाउंडर्स ये गलती करते हैं कि वे अपने प्रोडक्ट से प्यार करने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मार्केट में क्या वास्तव में उसकी जरूरत है या नहीं। डेविड बताते हैं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी को समझने का मतलब है ये जानना कि तुम्हारा बिजनेस कितने बड़े पैमाने पर काम कर सकता है। क्या यह सिर्फ एक छोटे शहर तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया में फैल सकता है? क्या ग्राहक इसके लिए भुगतान करेगा या बस इसे दिलचस्प पाएगा? क्या इस मार्केट में पहले से बहुत प्रतिस्पर्धा है या अभी खाली जगह बची है जहां तुम कुछ नया बना सकते हो? वो कहते हैं कि मार्केट का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा संभावनाएं होंगी, लेकिन सिर्फ आकार ही काफी नहीं है। अगर मार्केट बड़ा है लेकिन पहले से बहुत भरा हुआ है तो नए खिलाड़ी के लिए जगह कम होती है। वहीं अगर मार्केट छोटा है लेकिन तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं सबसे अच्छा मौका छिपा होता है। इसलिए समझदार फाउंडर वही है जो न तो भीड़ में खो जाता है और न ही बहुत संकीर्ण रास्ता चुनता है। डेविड एक और दिलचस्प बात बताते हैं, मार्केट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राहकों से बात करना, न कि सिर्फ रिपोर्ट्स या डेटा पढ़ना। वो कहते हैं कि एक फाउंडर को अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनकी तकलीफें सुननी चाहिए और ये जानना चाहिए कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं, क्योंकि असली बिजनेस वही है जो किसी असली समस्या का हल दे सके। वो समझाते हैं कि मार्केट रिसर्च सिर्फ ये नहीं कि कितने लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बल्कि ये भी कि वे क्यों खरीदेंगे। अगर तुम इस क्यों को समझ गए तो बाकी सब अपने आप साफ होने लगता है। डेविड कहते हैं कि हर सफल स्टार्टअप ने किसी पुराने मार्केट में नया तरीका खोजा है। जैसे एयरबीएनबी ने होटल इंडस्ट्री में एक नई सोच दी, लोगों के घरों को अस्थायी होटल में बदल देना। उबर ने टैक्सी मार्केट को फिर से परिभाषित किया, और इन दोनों ने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मार्केट में वो खाली जगह देखी जो बाकी सबकी नजरों से छूट गई थी। वो ये भी कहते हैं कि जब तुम मार्केट को समझते हो तो तुम्हें यह भी अंदाजा होता है कि कब और कहां बदलाव आने वाला है, और यही समझ तुम्हें प्रतिस्पर्धा से आगे रखती है, क्योंकि मार्केट हमेशा चलता रहता है, जो उसे सुनता है वही टिकता है। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी गलती होती है बिना मार्केट को समझे उसमें कूद पड़ना। लेकिन अगर तुमने अपने मार्केट की गहराई, ग्राहकों की जरूरत और अवसरों की दिशा को समझ लिया तो तुम्हारा रास्ता आधा तय हो चुका है। डेविड आखिर में कहते हैं कि मार्केट वही समुद्र है जिसमें तुम्हारा स्टार्टअप एक नाव की तरह चलता है। अगर तुमने उसकी लहरों को पहचान लिया तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, तुम मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। छठा चैप्टर है क्रिएट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP, और यही वह पल है जहां डेविड एस रोज तुम्हें असली दुनिया की हकीकत से मिलवाते हैं। वो कहते हैं कि हर उद्यमी के पास एक शानदार आइडिया होता है, एक सपना होता है और अक्सर एक परफेक्ट प्रोडक्ट का खाका भी होता है। लेकिन गलती यही होती है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सपने को इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि सालों बीत जाते हैं और असली ग्राहक तक बात पहुंचती ही नहीं। डेविड कहते हैं असली समझदारी परफेक्शन में नहीं बल्कि शुरुआत में है, और यही जगह है जहां मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP की जरूरत पड़ती है। वो शुरुआत में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं, मान लो तुम्हारा सपना एक शानदार इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो, लेकिन तुमने अभी तक कोई बाइक बनाई ही नहीं। अब अगर तुम सीधे फुल बाइक बनाने में लग गए तो शायद 1 साल बीत जाएगा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा और तब पता चलेगा कि ग्राहकों को तो बस एक हल्की और सस्ती बाइक चाहिए थी, न कि हाईटेक फीचर्स वाली। इसलिए सही तरीका है पहले एक ऐसा छोटा बेसिक प्रोटोटाइप बनाओ जिससे तुम ये देख सको कि लोगों को सच में इसमें दिलचस्पी है या नहीं।
यही MVP है। डेविड समझाते हैं कि MVP का मतलब है सबसे छोटा लेकिन काम करने वाला प्रोडक्ट, जो ग्राहकों को तुम्हारे आइडिया का असली अनुभव दे सके ताकि तुम उनकी प्रतिक्रिया से सीख सको। इसका मकसद ये नहीं कि तुम आधा अधूरा प्रोडक्ट बाजार में फेंक दो, बल्कि ये कि तुम पहले परखो कि तुम्हारी सोच बाजार में चल भी सकती है या नहीं। वो कहते हैं कि बहुत से फाउंडर्स अपने प्रोडक्ट से इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये तब तक लॉन्च नहीं हो सकता जब तक ये बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। लेकिन असल में जब तक तुम ग्राहकों से फीडबैक नहीं लेते, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि परफेक्शन का मतलब उनके लिए क्या है। MVP तुम्हें यह समझने का मौका देता है कि कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी बस तुम्हारे दिमाग की कल्पना। डेविड कहते हैं कि MVP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे तुम वक्त और पैसा दोनों बचाते हो। अगर तुम्हारा आइडिया नहीं चलता तो तुम्हें जल्दी पता चल जाता है और तुम अपनी दिशा बदल सकते हो। लेकिन अगर तुमने बिना टेस्ट किए सब कुछ झोंक दिया तो असफलता तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। वो बताते हैं कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां MVP से ही शुरू हुई थी। Airbnb के संस्थापकों ने शुरुआत में बस अपने अपार्टमेंट की कुछ तस्वीरें ऑनलाइन डाल दी और देखा कि क्या कोई सच में वहां रुकना चाहता है। उबर ने पहले सिर्फ एक ही शहर में कुछ लोगों के लिए टैक्सी बुक करने की सुविधा दी थी। इन दोनों ने पहले छोटा शुरू किया, फीडबैक लिया और फिर धीरे धीरे पूरे मॉडल को बढ़ाया। डेविड ये भी कहते हैं कि MVP बनाते समय तुम्हारा फोकस इस पर होना चाहिए कि ग्राहक को असली फायदा क्या मिलेगा। ये मत सोचो कि इसमें कितने फीचर्स डालने हैं, बल्कि ये सोचो कि ग्राहक को इसमें सबसे ज्यादा मूल्य कहाँ दिखेगा। अगर वह मूल्य पकड़ में आ गया तो बाकी फीचर्स बाद में जोड़े जा सकते हैं। वो कहते हैं कि MVP तुम्हें सिखाता है कि कम में भी शुरुआत हो सकती है और शुरुआत के बिना कुछ नहीं हो सकता। हर बड़ा बिजनेस एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। ये कदम डरावना जरूर होता है, लेकिन वही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। इस चैप्टर का सार यही है कि अगर तुम सच में कुछ बड़ा बनाना चाहते हो तो पहले छोटा और सच्चा शुरू करो। पहले सीखो, फिर सुधारो और फिर बढ़ो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहले कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं, चाहे वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। डेविड कहते हैं कि MVP तुम्हारे सपने और बाजार के बीच पहला पुल है। इसे जितना जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सपना उड़ान भरने लायक है या नहीं। 7वां चैप्टर है प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और यहाँ डेविड एस. रोज तुम्हें ये एहसास कराते हैं कि किसी भी स्टार्टअप में आइडिया सबसे कीमती चीज होती है, लेकिन अगर तुमने उसकी सुरक्षा नहीं की तो वही आइडिया किसी और के नाम से बाजार में पहुंच सकता है। वो कहते हैं कि जैसे किसी इंसान की पहचान उसका नाम और चेहरा होता है, वैसे ही किसी बिजनेस की पहचान उसका आइडिया, ब्रांड और इनोवेशन होता है। अगर यह चीज सुरक्षित नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी अपना नहीं बचता। डेविड शुरुआत में एक सच्ची कहानी बताते हैं। उन्होंने देखा था कि एक छोटे स्टार्टअप ने एक शानदार ऐप बनाया था जो कुछ ही महीनों में लोकप्रिय होने लगा, लेकिन उन्होंने पेटेंट या ट्रेडमार्क का कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी ने वही आइडिया थोड़ा बदला और अपने नाम से लॉन्च कर दिया। उस छोटे स्टार्टअप के पास कोई सबूत नहीं था कि आइडिया उनका है और कुछ ही समय में उनका सपना मिट गया। वो कहते हैं कि यही वजह है कि एक उद्यमी को शुरू से ही अपनी बौद्धिक संपत्ति यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। इसमें 3 मुख्य हिस्से आते हैं: पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। पेटेंट उस खोज या तकनीकी इनोवेशन की रक्षा करता है जो तुम्हारा बनाया हुआ है। ट्रेडमार्क तुम्हारे ब्रांड, लोगो, नाम या स्लोगन को सुरक्षित रखता है और कॉपीराइट तुम्हारे लिखे, डिजाइन किए या बनाए हुए कंटेंट को बचाता है। डेविड बताते हैं कि बहुत से फाउंडर सोचते हैं कि ये सब कानूनी झंझट है और बाद में किया जा सकता है, लेकिन वह साफ कहते हैं कि स्टार्टअप की शुरुआती नींव में ही ये शामिल होना चाहिए, क्योंकि जब चीजें बढ़ने लगती हैं और पैसे आने लगते हैं तब दूसरे लोग ध्यान देने लगते हैं और उसी समय सबसे ज्यादा खतरा होता है कि कोई तुम्हारे काम की नकल करे। वो यह भी कहते हैं
कि अपनी टीम के साथ काम करते समय भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि टीम के किसी भी सदस्य द्वारा बनाया गया आइडिया या प्रोडक्ट कंपनी की संपत्ति होगा, न कि किसी व्यक्ति की। कई बार देखा गया है कि कोफाउंडर या डेवलपर के जाने के बाद वही तकनीक लेकर वे कोई नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं। अगर तुमने पहले से यह तय नहीं किया तो बाद में परेशानी तय है। डेविड यह भी समझाते हैं कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर की जागरूकता भी है कि तुम क्या साझा करते हो और किससे करते हो। वो कहते हैं कि अपने आइडिया के बारे में हर किसी से खुलकर बात मत करो, खासकर तब तक जब तक तुमने उसकी कानूनी सुरक्षा नहीं कर ली। हाँ, सलाह लेना जरूरी है, लेकिन सीमा में रहकर। वो यह भी बताते हैं कि बौद्धिक संपत्ति की रक्षा तुम्हें निवेशकों के सामने भी भरोसेमंद बनाती है। एक निवेशक तभी पैसा लगाना चाहता है जब उसे यकीन हो कि कंपनी के पास कुछ ऐसा है जो दूसरों से अलग और सुरक्षित है। डेविड कहते हैं कि ये मत सोचो कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही पेटेंट या ट्रेडमार्क कराती हैं। आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसान है और शुरुआती स्तर पर थोड़ी सी समझ और सलाह से तुम अपनी सोच को सुरक्षित बना सकते हो। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि किसी भी स्टार्टअप में आइडिया ही असली पूंजी होता है। पैसे, लोग और समय तो दोबारा जुटाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आइडिया खो गया तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी सोच की रक्षा करो। अपनी बौद्धिक संपत्ति को बचाना वैसा ही है जैसे अपने घर की नींव को मजबूत करना। जब नींव सुरक्षित होती है तो ऊपर का ढांचा चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, कभी नहीं गिरता। 8वां चैप्टर है सेटअप योर लीगल स्ट्रक्चर, और यहां डेविड एस. रोज तुम्हें उस हिस्से तक लेकर आते हैं जहां तुम्हारा स्टार्टअप अब बस आइडिया से निकलकर असली दुनिया में कदम रखने वाला होता है। वो कहते हैं कि अब वक्त है अपने बिजनेस की कानूनी रूपरेखा यानी लीगल स्ट्रक्चर को तय करने का। ये सुनने में थोड़ा सूखा या बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वो कदम है जो ये तय करता है कि तुम्हारा स्टार्टअप भविष्य में कितनी आसानी से आगे बढ़ पाएगा या कहीं अटक जाएगा। डेविड शुरुआत में एक बड़ी साफ बात कहते हैं। कई फाउंडर्स अपनी कंपनी की कानूनी संरचना को हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि पहले बिजनेस चलाना शुरू करें, बाद में कंपनी बना लेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और कानूनी पेपर वर्क कर लेंगे। लेकिन वह बताते हैं कि यही सोच कई बार बाद में बहुत भारी पड़ जाती है। वो एक उदाहरण देते हैं कि कुछ दोस्तों ने मिलकर एक टेक कंपनी शुरू की। सबने पैसे लगाए, आइडिया साझा किया, लेकिन कंपनी को रजिस्टर नहीं किया। 2 साल बाद जब बिजनेस चल निकला तो मुनाफे और हिस्सेदारी को लेकर झगड़े शुरू हो गए। किसी ने कहा कि मेरा योगदान ज्यादा है, किसी ने कहा कि मेरा निवेश ज्यादा था, और क्योंकि कुछ भी कानूनी रूप से तय नहीं था, मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरी कंपनी बिखर गई। डेविड कहते हैं कि लीगल स्ट्रक्चर असल में तुम्हारे बिजनेस की हड्डियां है। अगर ये सही बनाई तो कंपनी सालों साल सीधी खड़ी रहेगी। अब सवाल आता है कि कौन सा स्ट्रक्चर चुना जाए। वो बताते हैं कि सबसे आम रूप से 3 तरीके होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक व्यक्ति का बिजनेस, दूसरा पार्टनरशिप यानी 2 या ज्यादा लोगों की साझेदारी, और तीसरा कॉर्पोरेशन या LLC यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। वो समझाते हैं कि अगर तुम अकेले कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा स्टार्टअप बड़ा होना है, निवेशक जोड़ने हैं और टीम बनानी है तो कॉर्पोरेशन सबसे सही रहता है, क्योंकि इससे तुम्हारा बिजनेस एक कानूनी इकाई बन जाता है जो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से अलग होता है। अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है या कोई केस होता है तो वो सिर्फ कंपनी पर होता है, तुम पर नहीं। डेविड ये भी कहते हैं कि लीगल स्ट्रक्चर तय करते समय टैक्स की योजना और जिम्मेदारियां समझना बहुत जरूरी है। हर स्ट्रक्चर के अपने टैक्स नियम होते हैं। कई बार लोग टैक्स बचाने के चक्कर में गलत संरचना चुन लेते हैं और बाद में उन्हें दोगुनी मुश्किल होती है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि एक अच्छे वकील या अकाउंटेंट की मदद जरूर लो। वो तुम्हें सही दिशा में गाइड कर सकता है। वो एक और दिलचस्प बात कहते हैं
कि कई फाउंडर्स अपनी कंपनी को रजिस्टर करते समय नाम को लेकर भी गलती करते हैं। नाम चुनना सिर्फ ब्रांडिंग का मामला नहीं है, बल्कि लीगल पहचान का भी हिस्सा है। वो कहते हैं कि कंपनी का नाम रजिस्टर कराने से पहले ये पक्का कर लो कि वही नाम पहले से किसी और के पास न हो, वरना बाद में कानूनी नोटिस और विवाद झेलने पड़ सकते हैं। डेविड बताते हैं कि जब भी निवेशक किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं तो वे सबसे पहले कंपनी की कानूनी संरचना और शेयर होल्डर एग्रीमेंट देखते हैं। अगर ये सब साफ और व्यवस्थित है तो निवेशक को भरोसा होता है कि कंपनी प्रोफेशनल ढंग से चल रही है। लेकिन अगर चीजें गड़बड़ है तो वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि कानूनी ढांचा सिर्फ दस्तावेज नहीं होता, ये तुम्हारे विजन की नींव है। ये तय करता है कि किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, फैसले कौन करेगा, और भविष्य में अगर कंपनी बिकेगी या मर्ज होगी तो किसे क्या मिलेगा। डेविड इस चैप्टर को एक बहुत सुंदर लाइन के साथ समेटते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई भी मजबूत इमारत पहले एक मजबूत नक्शे और नींव पर खड़ी होती है, वैसे ही हर सफल स्टार्टअप एक सही लीगल स्ट्रक्चर से शुरू होता है। अगर तुमने ये कदम सोच समझकर उठाया तो आगे का रास्ता आसान और सुरक्षित रहेगा। 9वां चैप्टर है गेट योर अकाउंटिंग सिस्टम सेटअप, और यहाँ डेविड एस. रोज बहुत ही सधी हुई लेकिन सीधी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने अपने स्टार्टअप का अकाउंटिंग सिस्टम सही नहीं बनाया तो चाहे तुम्हारा आइडिया कितना भी शानदार क्यों न हो, एक दिन तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि पैसा कहां से आया और कहां चला गया। ये चैप्टर पैसे को समझने और उसे सही दिशा में संभालने की कला सिखाता है। डेविड शुरुआत में कहते हैं कि ज्यादातर नए उद्यमी अपने बिजनेस के हर पहलू पर ध्यान देते हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, टीम, बट जब बात अकाउंटिंग की आती है तो या तो उसे टाल देते हैं या सोचते हैं कि बाद में किसी अकाउंटेंट को रख लेंगे। लेकिन वो साफ कहते हैं कि ऐसा सोचकर तुम अपने स्टार्टअप के भविष्य के साथ खेल रहे हो, क्योंकि पैसा ही उस इंजन का ईंधन है जो पूरे बिजनेस को चलाता है। अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास कितना ईंधन है तो तुम कितनी दूर जाओगे ये कभी नहीं पता चलेगा। वो बताते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम सिर्फ बही खाता रखने का काम नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारा बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। इससे तुम्हें ये समझ आता है कि कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफा दे रहा है और किस चीज में सुधार की जरूरत है। डेविड एक उदाहरण देते हैं कि कई बार फाउंडर्स अपने अकाउंटिंग डेटा पर ध्यान नहीं देते और फिर जब टैक्स भरने का वक्त आता है या निवेशक पूछते हैं कि रेवेन्यू कितना है तो वे गड़बड़ा जाते हैं। इससे उनकी कंपनी पर भरोसा कम होता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास शुरू से ही एक साफ और व्यवस्थित अकाउंटिंग सिस्टम है तो किसी भी मीटिंग में तुम आत्मविश्वास से बात कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी कंपनी की हर संख्या की कहानी पता होती है। वो यह भी बताते हैं कि आज के समय में अकाउंटिंग बहुत मुश्किल नहीं है। पहले जहां बड़े बड़े बही खाते रखने पड़ते थे, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। क्विक बुक्स, ज़ेरो या जोहो बुक्स जैसी सॉफ्टवेयर मदद करती है कि तुम हर खर्च और कमाई को आसानी से ट्रैक कर सको। वो सलाह देते हैं कि शुरुआत से ही ये सिस्टम सेट करो ताकि बाद में कुछ भी उलझन न हो। डेविड कहते हैं कि स्टार्टअप में पैसों की पारदर्शिता सबसे जरूरी है। अगर टीम में हर कोई ये समझे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है तो फैसले ज्यादा समझदारी से लिए जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको हर नंबर पता हो, बल्कि ये कि फाउंडर्स को साफ साफ पता हो कि बिजनेस में क्या चल रहा है। वो यह भी कहते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम तुम्हें गलतियों से बचाता है। कई बार फाउंडर्स को लगता है कि उनके पास बहुत पैसा बचा हुआ है, लेकिन जब असली आंकड़े सामने आते हैं तो पता चलता है कि ज्यादातर रकम पहले से बकाया भुगतान में जानी है। अगर तुम समय पर अकाउंटिंग डेटा देखते हो तो इस तरह की गलतफहमियां नहीं होती। डेविड ये भी बताते हैं कि एक सही अकाउंटिंग सिस्टम निवेशकों के लिए भरोसे का प्रतीक होता है। जब कोई एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल फर्म तुम्हारे बिजनेस को देखती है तो वो सबसे पहले तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करती है। अगर सब कुछ साफ, पारदर्शी और प्रोफेशनल तरीके से रखा गया है तो ये तुम्हारी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। वो एक दिलचस्प बात कहते हैं, पैसे के आंकड़े झूठ नहीं बोलते,
लेकिन लोग उन्हें अनदेखा जरूर करते हैं। यानी अकाउंटिंग सिस्टम को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होती है। आखिर में वो ये कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी रचनात्मक या विजनरी क्यों न हो, अगर तुम्हें अपने बिजनेस की वित्तीय स्थिति का सही अंदाजा नहीं है तो तुम अंधेरे में दिशा ढूंढ रहे हो। अकाउंटिंग सिस्टम तुम्हारी आंखें हैं जो ये दिखाती हैं कि तुम कहां खड़े हो और कहां जाना है। इस चैप्टर का असल संदेश यही है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी है, और बिजनेस को समझने का सबसे सही तरीका है अपनी अकाउंटिंग को व्यवस्थित करना। 10वां चैप्टर है गेट योर फाइनेंसेस इन ऑर्डर, और यहां डेविड एस रोज एकदम सीधे शब्दों में बताते हैं कि एक स्टार्टअप में पैसे को संभालना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि जीवन रेखा जैसी चीज है। वो कहते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम सेट करना पहला कदम है, लेकिन अब असली काम शुरू होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसे की आवक जावक कैसे हो रही है, कहां खर्च ज्यादा हो रहा है और कहां बचत या निवेश की गुंजाइश है। डेविड शुरुआत में बताते हैं कि कई स्टार्टअप्स इस हिस्से को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे का ध्यान बाद में कर लेंगे, अभी आइडिया पर ध्यान दो। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर तुम शुरुआत में पैसे पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा चले, अचानक किसी समस्या के कारण सब बिखर सकता है। वो समझाते हैं कि स्टार्टअप में पैसा हमेशा सीमित होता है और हर खर्च को सोच समझ कर करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें अपनी नकदी, कैश फ्लो पर पूरा ध्यान देना होगा। नकदी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ये कि हर दिन, हर महीने तुम्हारे पास कितनी वास्तविक राशि उपलब्ध है और भविष्य में कितनी राशि आने वाली है। डेविड कहते हैं कि फाइनेंस ऑर्डर करने का सबसे आसान तरीका है खर्चों को प्राथमिकता देना। जरूरी खर्च जैसे कि प्रोडक्ट बनाने की सामग्री, टीम का वेतन और कानूनी अकाउंटिंग फीस सबसे ऊपर रहे। बाकी चीजों को तब तक टाल दो जब तक पैसा स्थिर न हो। कई बार फाउंडर्स दिखावे के लिए या मार्केटिंग पर जल्दी पैसा झोंक देते हैं और बाद में पैसों की तंगी में फंस जाते हैं। वो बताते हैं कि निवेशकों के लिए भी ये बहुत अहम है कि तुम अपने फाइनेंस को समझते हो। अगर कोई निवेशक देखता है कि तुम्हारे पास नकदी का ट्रैक है, खर्चों की योजना है और भविष्य की वित्तीय रणनीति साफ है, तो उसे भरोसा होता है कि तुम अपने बिजनेस को संभाल सकते हो। डेविड यह भी समझाते हैं कि फाइनेंस ऑर्डर करने का मतलब सिर्फ बचत नहीं है, इसका मतलब है समझदारी से पैसा लगाना। कहां निवेश से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कौन से नए मार्केट या प्रोडक्ट लाइन में पैसा लगाना सही रहेगा और कब सावधानी से रहना बेहतर है। वो एक दिलचस्प बात और कहते हैं कि शुरुआती दौर में छोटे छोटे आंकड़े भी बहुत मायने रखते हैं। $1 की बचत आज छोटे लगती है, लेकिन साल के अंत में वही छोटे कदम बड़ी रकम में बदल सकते हैं। इसलिए खर्च और निवेश दोनों पर नजर रखना जरूरी है। डेविड एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने देखा कि कई स्टार्टअप शुरुआत में फ्री सेवाएं या बहुत सस्ती प्राइसिंग ऑफर करते हैं ताकि लोग जुड़े, लेकिन बिना हिसाब किताब के यह रणनीति जल्दी ही नकदी संकट में बदल जाती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर पैसों की नीति बनाओ। इस चैप्टर का सार यही है कि पैसा केवल बिजनेस चलाने का जरिया नहीं, बल्कि वह टूल है जिससे तुम्हारा स्टार्टअप टिकता है और बढ़ता है। अगर तुमने शुरुआत में अपने फाइनेंस को ऑर्डर कर लिया तो मुश्किल समय में भी तुम्हारे पास दिशा और नियंत्रण रहेगा। डेविड अंत में ये कहते हैं कि स्टार्टअप का पैसा तुम्हारा सबसे भरोसेमंद गाइड है। उसे समझो, उसका सम्मान करो और उसके अनुसार फैसले लो। जब ये सही रहेगा तब तुम्हारा बिजनेस भी सही दिशा में बढ़ेगा। 11वां चैप्टर है रेज कैपिटल वाइजली, और यहां डेविड एस रोज बहुत साफ साफ बताते हैं कि स्टार्टअप के लिए पैसे जुटाना जरूरी है, लेकिन इसे समझदारी से करना उतना ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि निवेशकों से पैसा लेना केवल एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे बिजनेस की दिशा और स्वतंत्रता पर भी असर डालता है। अगर ये कदम गलत लिया गया तो तुम्हारा स्टार्टअप जल्दी ही उन लोगों के नियंत्रण में जा सकता है जो तुम्हारे विजन को पूरी तरह नहीं समझते। डेविड शुरुआत में बताते हैं कि बहुत से फाउंडर्स उत्साहित होकर जल्दी पैसा जुटा लेते हैं,
बस ताकि प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए या टीम बढ़ाई जा सके। लेकिन वह साफ कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। पैसा जल्दी मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता। पहले ये तय करो कि तुम्हें सच में कितना पैसा चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए और ये निवेश तुम्हारे बिजनेस मॉडल के अनुसार टिकाऊ है या नहीं। वो बताते हैं कि निवेशक चुनते समय सिर्फ उनके पास कितनी पूंजी है ये मत देखो कि उनका दृष्टिकोण क्या है, वे कितने समय तक तुम्हारे साथ बने रहेंगे और वे तुम्हारे विजन का कितना सम्मान करते हैं। कई बार बड़े निवेशक जल्दी पैसा देते हैं लेकिन अपने हिसाब से कंपनी को बदलना चाहते हैं। यही कारण है कि निवेशक का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फाउंडर का। डेविड एक रोचक उदाहरण देते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स ने बिना सोचे समझे कई छोटे निवेशक जोड़ लिए। शुरू में तो पैसा आया, लेकिन हर निवेशक के अलग सुझाव और दबाव ने कंपनी को दिशा ही नहीं दी। इसलिए वो सलाह देते हैं कि पैसा जुटाते समय गुणवत्ता पर ध्यान दो, मात्रा पर नहीं। वो समझाते हैं कि निवेश के दो मुख्य प्रकार होते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग यानी हिस्सेदारी के बदले पैसा और डेट फाइनेंसिंग यानी ऋण। इक्विटी में निवेशक कंपनी का हिस्सा लेता है, लेकिन तुम्हें उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। डेट में पैसा मिलता है, लेकिन तुम्हें समय पर चुकाना होता है। हर स्टार्टअप के लिए यह तय करना जरूरी है कि कौन सा तरीका सही रहेगा। डेविड ये भी कहते हैं कि शुरुआती दौर में बूटस्ट्रैपिंग यानी खुद के पैसे और सीमित संसाधनों से शुरुआत करना सबसे सुरक्षित तरीका होता है। इससे तुम्हारी स्वतंत्रता बनी रहती है और तुम अपने विजन के अनुसार निर्णय ले सकते हो। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, बुद्धिमानी से निवेशकों को जोड़ना जरूरी हो जाता है ताकि विकास तेज हो सके। वो बताते हैं कि निवेशकों से पैसा लेने से पहले हमेशा अपने वित्त और बिजनेस मॉडल को पूरी तरह स्पष्ट कर लो। उन्हें विश्वास दिलाना है कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है और ये निवेश अच्छा रिटर्न देगा। इसलिए पहले अपने नंबर, योजना और संभावनाएं अच्छे से तैयार रखो। डेविड का कहना है कि पैसा जुटाना सिर्फ फंडिंग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। सही निवेशक, सही समय और सही राशि से स्टार्टअप को उड़ान मिलती है, लेकिन गलत चुनाव से सपनों पर रोक लग सकती है। इस चैप्टर का सार यही है कि निवेशकों के साथ समझदारी से व्यवहार करना स्टार्टअप की सफलता की कुंजी है। जल्दी पैसा पाने की लालच में समझदारी खोना और स्वतंत्रता गंवाना सबसे बड़ी गलती होती है। डेविड अंत में कहते हैं कि पैसे का मतलब सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि एक साझेदारी है। इसे सही तरीके से चुनो और तुम्हारा स्टार्टअप मजबूत और टिकाऊ बनेगा। 12वां चैप्टर है बिल्ड द राइट टीम और यहाँ डेविड एस रोज ये बताते हैं कि एक स्टार्टअप का असली ताकत सिर्फ आइडिया या फंडिंग में नहीं होती, बल्कि सही लोगों की टीम में होती है। वो कहते हैं कि चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी शानदार क्यों न हो, अगर उसके पीछे काम करने वाले लोग सही नहीं हैं, तो सफलता मुश्किल है। टीम ही वो इंजन है जो आइडिया को हकीकत में बदलता है। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि एक छोटे स्टार्टअप के पास बेहतरीन प्रोडक्ट था और पैसा भी था, लेकिन टीम में सहयोग नहीं था। हर कोई अपने तरीके से काम करता, विचार साझा नहीं होते और फैसला लेने में समय लगता। नतीजा यह हुआ कि मार्केट में उनका फायदा उठाने का समय निकल गया और कंपनी पीछे रह गई। यही वजह है कि सही टीम का होना इतना जरूरी है। वो बताते हैं कि टीम बनाने में सबसे पहली चीज है सही लोगों को पहचानना। ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ स्किल्स में अच्छे नहीं, बल्कि आपके विजन और मिशन को समझे और उसके लिए जुनून रखते हो। डेविड कहते हैं कि टीम के हर सदस्य का दृष्टिकोण, सोचने का तरीका और काम करने का तरीका कंपनी की संस्कृति को बनाता है। डेविड यह भी समझाते हैं कि टीम में विविधता होना फायदेमंद है। अलग अलग अनुभव, पृष्ठभूमि और सोच रखने वाले लोग नए आइडियाज लाते हैं और समस्या का हल निकालते हैं, लेकिन वह चेतावनी देते हैं कि सिर्फ विविधता भर पर्याप्त नहीं है। जरूरी ये है कि लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और सहयोग करें। वो ये बताते हैं कि टीम को सही दिशा में रखने के लिए स्पष्ट रोल और जिम्मेदारियां होना बेहद जरूरी है। हर सदस्य को पता होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, किसके सामने वह जवाबदेह है
और कंपनी के बड़े लक्ष्यों में उसका योगदान क्या होगा। इससे टकराव कम होता है और काम आसान चलता है। डेविड ये भी कहते हैं कि हायरिंग में क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। शुरुआती दौर में ज्यादा लोग जोड़ना सिर्फ खर्च बढ़ाता है और प्रबंधन मुश्किल करता है। इसलिए शुरुआत में सिर्फ वे लोग ले जो वास्तव में कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। वो एक दिलचस्प बात और जोड़ते हैं कि टीम का मनोबल और संस्कृति बनाए रखना भी फाउंडर की जिम्मेदारी है। अगर टीम में डर, असुरक्षा या भ्रम है तो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान नहीं देंगे। इसलिए फाउंडर को टीम में विश्वास, स्पष्टता और समर्थन की भावना लानी होती है। डेविड बताते हैं कि टीम का सही निर्माण सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है वही लोग नेतृत्व और नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। इसलिए शुरू से ही सोच समझकर टीम का चुनाव करो। इस चैप्टर का सार यही है कि स्टार्टअप में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन लोग हैं। सही टीम बनाने से आइडिया को जमीन पर उतरने का मौका मिलता है। गलत टीम से सब मुश्किलें बढ़ जाती हैं। डेविड कहते हैं कि टीम वही होती है जो कंपनी के दिल और दिमाग को बनाती है। अगर यह मजबूत, समझदार और प्रेरित है तो कोई चुनौती बड़ी नहीं लगती। 13वां चैप्टर है क्रिएट अ कंपनी कल्चर और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि स्टार्टअप की असली पहचान उसकी संस्कृति से बनती है। वो कहते हैं कि प्रोडक्ट, पैसा और टीम तो जरूरी है, लेकिन जो चीज लंबे समय तक कंपनी को अलग और टिकाऊ बनाती है वो है उसकी काम करने की संस्कृति। संस्कृति वो वातावरण है जिसमें लोग काम करते हैं, सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। डेविड शुरुआत में बताते हैं कि कंपनी संस्कृति अपने आप नहीं बनती, इसे फाउंडर्स और लीडरशिप को जानबूझकर विकसित करना पड़ता है। वो कहते हैं कि जैसे एक घर का डिजाइन उसके निर्माण की नींव पर निर्भर करता है, वैसे ही कंपनी की संस्कृति उसके नियम, व्यवहार और मूल्यों पर निर्भर करती है। अगर नींव मजबूत है तो संस्कृति मजबूत होगी। वो ये भी समझाते हैं कि संस्कृति सिर्फ मजाक और पार्टी नहीं होती, बल्कि ये लोगों के काम करने के तरीके, जिम्मेदारियों की समझ और टीम के बीच विश्वास को दर्शाती है। डेविड कहते हैं कि सही संस्कृति वह है जो खुले संवाद, ईमानदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करे। अगर लोग डर या असुरक्षा में काम करें तो प्रोडक्ट और टीम दोनों कमजोर हो जाते हैं। डेविड बताते हैं कि शुरुआती दौर में फाउंडर्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। उनका व्यवहार, निर्णय और प्राथमिकताएं ही टीम के लिए मॉडल बनती है। अगर फाउंडर खुद पारदर्शिता और ईमानदारी दिखाता है तो टीम भी वैसा ही व्यवहार अपनाती है। वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक स्टार्टअप में शुरू में प्रोडक्ट डेवलपमेंट तेज था, लेकिन लोग डर के कारण अपने आइडियाज साझा नहीं करते थे। डेविड और टीम ने मिलकर एक खुली चर्चा और फीडबैक का तरीका अपनाया। थोड़े समय में ही टीम ने नए विचारों को साझा करना शुरू किया और प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार आया। डेविड ये भी बताते हैं कि संस्कृति को बनाए रखने के लिए नियम और रीति रिवाजों की जरूरत होती है, जैसे मीटिंग्स का तरीका, फीडबैक देने का तरीका, इंटरनल कम्युनिकेशन का ढांचा। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन लंबे समय में बड़ी फर्क डालती हैं। वो यह बताते हैं कि सही संस्कृति निवेशकों और नए कर्मचारियों को भी आकर्षित करती है। जब बाहर से लोग कंपनी के वातावरण के बारे में सुनते हैं कि यहाँ लोग सहयोग करते हैं, ईमानदार हैं और सीखते हैं, तो वे जुड़ने के लिए उत्साहित होते हैं। डेविड कहते हैं कि गलत संस्कृति का सबसे बड़ा खतरा यह है कि टीम में असुरक्षा और भ्रम पैदा होता है। लोग अपने आइडियाज साझा नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं लेते और टकराव बढ़ता है। इससे न सिर्फ प्रोडक्ट कमजोर होता है, बल्कि कंपनी की वृद्धि भी धीमी हो जाती है। इस चैप्टर का सार यही है कि स्टार्टअप का असली आत्मा उसकी संस्कृति है। इसे जानबूझकर विकसित करो। फाउंडर से लेकर नए सदस्य तक हर कोई इसे अपनाए। जब संस्कृति मजबूत होगी, तब टीम, प्रोडक्ट और बिजनेस तीनों स्वाभाविक रूप से सफल होंगे। 14वां चैप्टर है फोकस ऑन द कस्टमर और यहाँ डेविड एस. रोज ये बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि स्टार्टअप का असली केंद्र हमेशा ग्राहक होना चाहिए। वो कहते हैं कि चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी शानदार क्यों न हो,
अगर ये ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा नहीं करता तो वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ग्राहक ही वो मापदंड है जिससे ये तय होता है कि तुम्हारा बिजनेस सफल होगा या नहीं। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कई स्टार्टअप्स अपने आइडिया से इतने मोहब्बत में पड़ जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि ग्राहक क्या चाहता है। प्रोडक्ट पर घंटे घंटे काम किया जाता है, नए फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन ग्राहक इसे खरीदने या इस्तेमाल करने में रुचि नहीं दिखाते। इस स्थिति में चाहे कंपनी कितनी भी मेहनत करे, प्रोडक्ट बाजार में सफल नहीं होता। वे बताते हैं कि ग्राहकों की जरूरतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे सीधे बात करना, उनके अनुभव सुनना, उनकी शिकायतें और सुझाव जानना। यह सिर्फ सर्वे या रिपोर्ट पढ़ने से नहीं होता, बल्कि वास्तविक संवाद से होता है। डेविड कहते हैं कि जब तुम ग्राहक के नजरिए से सोचते हो तो प्रोडक्ट की ताकत और कमजोरियां साफ दिखाई देती हैं। डेविड ये भी समझाते हैं कि ग्राहक पर फोकस करने का मतलब केवल उनकी समस्या का हल देना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि उनके अनुभव को बेहतर कैसे बनाया जाए। इसका मतलब है प्रोडक्ट केवल तकनीकी रूप से अच्छा होना चाहिए, बल्कि इस्तेमाल करने में आसान और आनंददायक भी होना चाहिए। वे एक उदाहरण देते हैं कि एयरबीएनबी ने अपने शुरुआती दौर में बार बार ग्राहकों से फीडबैक लिया और प्रोडक्ट को सुधारते रहे। यही वजह है कि उनके प्लेटफॉर्म पर लोगों को अनुभव आसान और भरोसेमंद लगता है। उबर ने भी ड्राइवर और राइडर दोनों की सुविधा पर ध्यान दिया और लगातार सुधार किया। इन दोनों कंपनियों की सफलता का बड़ा हिस्सा ग्राहक पर फोकस करने की वजह से है। डेविड बताते हैं कि ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करना केवल शुरुआती दौर में ही नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस जीवन में जारी रहना चाहिए। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, टीम के नए सदस्य, नए निवेशक और नए पार्टनर भी हमेशा ये सोचें कि ग्राहक को असली लाभ किस तरह मिल रहा है। वे यह भी कहते हैं कि ग्राहक फोकस का मतलब यह नहीं कि हर मांग पूरी करनी है। इसका मतलब है समझदारी से निर्णय लेना कि कौन सी जरूरतें सबसे महत्वपूर्ण हैं और कौन सी फीचर्स वॉइस ऑफ कस्टमर के हिसाब से प्रायोरिटी में आएंगी। इस चैप्टर का सार यही है कि ग्राहक हमेशा केंद्र में होना चाहिए। अगर टीम, प्रोडक्ट और निर्णय ग्राहक के दृष्टिकोण से बनाए जाए तो सफलता अपने आप मिलती है। डेविड अंत में कहते हैं कि ग्राहक की खुशी ही स्टार्टअप की दिशा और ताकत को निर्धारित करती है। जब ग्राहक संतुष्ट होगा, तब कंपनी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी और टिकेगी। 15वां चैप्टर है टेस्ट योर प्रोडक्ट अर्ली, और यहाँ डेविड एस. रोज बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि स्टार्टअप में सफलता की कुंजी है समय पर अपने प्रोडक्ट की परीक्षा लेना। वो कहते हैं कि बहुत से फाउंडर्स अपने आइडिया और प्रोडक्ट से इतने प्यार में पड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है बस ये बन गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि जब तक ग्राहक इसे इस्तेमाल नहीं करते और फीडबैक नहीं देते, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि प्रोडक्ट कितनी कारगर है। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि एक टेक स्टार्टअप ने महीनों मेहनत करके एक ऐप तैयार किया। टीम ने सोच लिया कि अब इसे लॉन्च करना है, लेकिन जैसे ही ग्राहक ने इस्तेमाल किया, कई बग्स और यूजर अनुभव की समस्याएं सामने आई। अगर टीम ने शुरुआत में टेस्ट नहीं किया होता तो ये समस्या बाद में बहुत बड़ा संकट बन जाती। इसलिए डेविड कहते हैं कि शुरुआती टेस्टिंग प्रोडक्ट की जान बचाती है। वे समझाते हैं कि टेस्टिंग का मतलब सिर्फ तकनीकी रूप से देखना नहीं है कि ऐप चले या नहीं, बल्कि ये देखना है कि ग्राहक इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या उन्हें ये पसंद आता है, क्या उनके लिए ये आसान और उपयोगी है। यह जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट की सबसे मजबूत और सबसे कमजोर जगह क्या है। डेविड बताते हैं कि शुरुआती परीक्षण के लिए कई तरीके हैं। प्रोटोटाइप, बीटा वर्जन, छोटे फोकस ग्रुप या पहले कुछ चुनिंदा ग्राहकों को प्रोडक्ट देना। इससे तुम असली उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया जल्दी ले सकते हो और उसी आधार पर सुधार कर सकते हो। वे यह भी कहते हैं कि टेस्टिंग का एक फायदा यह है कि यह टीम को सीखने का अवसर देता है। टीम को पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और समय रहते बदलाव करना आसान हो जाता है। बिना टेस्टिंग के कोई भी बदलाव महंगा और जटिल हो जाता है। डेविड एक उदाहरण देते हैं।
एयरबीएनबी के संस्थापकों ने अपने शुरुआती अपार्टमेंट लिस्टिंग को सिर्फ कुछ लोगों को दिखाया और उनके अनुभव का विश्लेषण किया। इसी फीडबैक ने उन्हें बेहतर डिजाइन, भरोसेमंद प्रोसेस और उपयोगकर्ता अनुभव बनाने में मदद की। इसी तरह उबर ने भी छोटे स्तर पर टेस्टिंग शुरू की और धीरे धीरे अपने सिस्टम को परफेक्ट किया। वे ये भी समझाते हैं कि शुरुआती टेस्टिंग का मकसद केवल दोष निकालना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि प्रोडक्ट असली दुनिया में कैसे काम करेगा। ये तुम्हें जोखिम कम करने और संसाधनों को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। इस चैप्टर का सार यही है कि प्रोडक्ट को जल्दी टेस्ट करना तुम्हारे स्टार्टअप को समय, पैसा और ऊर्जा बचाता है। जितनी जल्दी वास्तविक फीडबैक मिलेगा, उतनी जल्दी सुधार और परफेक्शन संभव है। डेविड अंत में कहते हैं कि शुरुआत में प्रोडक्ट का परीक्षण करने से ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा आइडिया उड़ान भरने के लिए तैयार है या अभी और मेहनत की जरूरत है। टेस्टिंग वो चाबी है जो तुम्हारे सपने और वास्तविक सफलता के बीच का दरवाजा खोलती है। 16वां चैप्टर है आइटरेट बेस्ड ऑन फीडबैक, और यहाँ डेविड एस. रोज ये बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि सिर्फ टेस्ट करना ही पर्याप्त नहीं है। असली काम तब शुरू होता है जब तुम्हारा प्रोडक्ट ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार और बदलाव करता है। वे कहते हैं कि हर स्टार्टअप में शुरुआत में बहुत गलतियां होती है, लेकिन जो टीम जल्दी सीखती है और बदलाव करती है वही सफल होती है। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कई स्टार्टअप्स फीडबैक मिलने के बाद भी अपनी पुरानी योजना पर अड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा आइडिया सही है, ग्राहक गलत है। नतीजा ये होता है कि प्रोडक्ट बाजार में फेल हो जाता है। वहीं जो स्टार्टअप्स खुले दिमाग से प्रतिक्रिया सुनते हैं और उसके अनुसार बदलाव करते हैं, वे जल्दी ग्राहक के अनुकूल बनते हैं और सफलता की राह पकड़ लेते हैं। वे समझाते हैं कि फीडबैक के आधार पर इटरेशन करने का मतलब है छोटे बदलाव, लगातार सुधार और समय पर निर्णय। इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर बदलाव रणनीतिक और सोच समझकर हो। केवल प्रतिक्रिया पर बिना विश्लेषण के बदलाव करना भी नुकसान पहुंचा सकता है। डेविड बताते हैं कि इटरेशन का एक तरीका यह है कि प्रोडक्ट के फीचर्स, डिजाइन और प्राइसिंग को छोटे छोटे चक्र में बदलो और हर चक्र के बाद ग्राहकों से फीडबैक लो। इससे तुम्हें पता चलता है कि कौन सा बदलाव असरदार है और कौन सा नहीं। वे एक उदाहरण देते हैं। ड्रॉपबॉक्स ने शुरुआत में अपने प्रोडक्ट की कई बारीकियों को सीधे यूजर फीडबैक से सुधारा। इससे उनके यूजर अनुभव में सुधार हुआ और प्रोडक्ट तेजी से लोकप्रिय हुआ। यही तरीका हर स्टार्टअप के लिए सीखने और बढ़ने का रास्ता है। डेविड यह भी बताते हैं कि फीडबैक का स्वागत करना आसान नहीं होता। कई बार नकारात्मक फीडबैक मन को दुखी कर सकता है, लेकिन यही फीडबैक तुम्हें असली सुधार की दिशा दिखाता है। जो टीम इसे सकारात्मक रूप में लेती है, वही असली मजबूती हासिल करती है। वे कहते हैं कि इटरेशन सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। ये मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, टीम स्ट्रक्चर और बिजनेस प्रोसेस सभी क्षेत्रों में लागू होता है। लगातार सुधार और सीखने की आदत कंपनी को लगातार बेहतर बनाती है। इस चैप्टर का सार यही है कि फीडबैक का सही इस्तेमाल और समय पर बदलाव करना स्टार्टअप की सफलता की कुंजी है। बिना इटरेशन के प्रोडक्ट या कंपनी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकती। डेविड कहते हैं कि हर फीडबैक एक अवसर है। इसे अपनाओ, सीखो और बदलो। यही तरीका है जो एक सामान्य स्टार्टअप को असली सफलता की ओर ले जाता है। 17वां चैप्टर है स्केल योर बिजनेस, और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि जब स्टार्टअप ने शुरुआत में अपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया, टीम बनाई, फीडबैक के आधार पर सुधार किया और ग्राहक संतुष्ट हो गए, तो अगला सबसे बड़ा कदम है बिजनेस को बढ़ाना यानी स्केल करना। वे कहते हैं कि शुरुआत में छोटे स्तर पर काम करना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तुम्हें अपनी टीम, सिस्टम और संसाधनों को उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कई स्टार्टअप शुरुआती सफलता मिलने पर वही पुरानी रणनीति और सिस्टम बनाए रखते हैं। शुरुआत में काम चल जाता है, लेकिन जैसे ही ग्राहक और ऑर्डर बढ़ते हैं, चीजें अटकने लगती है। डिलीवरी स्लो हो जाती है,
ग्राहक असंतुष्ट होते हैं और टीम पर दबाव बढ़ता है। यही वह समय है जब स्केलिंग की रणनीति बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। वे बताते हैं कि स्केलिंग केवल प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाने या नए बाजार में जाना नहीं है। इसमें सही टीम, मजबूत सिस्टम और प्रक्रिया, फाइनेंस मैनेजमेंट और ग्राहक समर्थन का सही संतुलन बनाना शामिल है। डेविड कहते हैं कि अगर यह सब सही नहीं होगा तो बढ़ोतरी तुम्हारे लिए बोझ बन सकती है। डेविड एक उदाहरण देते हैं। Amazon ने अपने शुरुआती दिनों में धीरे धीरे ग्राहक बढ़ाए। उन्होंने हर प्रक्रिया को ऑटोमेट किया, सप्लाई चेन मजबूत की और टीम का विस्तार सोचे समझे तरीके से किया। यही वजह है कि जब उनके ऑर्डर लाखों में बढ़े तो सिस्टम धड़ाम नहीं हुआ। वे यह भी बताते हैं कि स्केलिंग के दौरान कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब टीम बड़ी होती है और नए लोग जुड़ते हैं तो सभी को कंपनी के मिशन और संस्कृति से जोड़ना जरूरी है, नहीं तो टीम में भ्रम, गलती और असंतोष बढ़ सकता है। डेविड ये भी समझाते हैं कि स्केलिंग में तकनीक का सही इस्तेमाल करना बहुत मददगार है, जैसे क्लाउड सिस्टम, ऑटोमेशन टूल्स, डेटा एनालिटिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये चीजें तुम्हें ज्यादा ग्राहकों को संभालने और सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। वे एक महत्वपूर्ण बात और कहते हैं कि स्केलिंग हमेशा चुनौतियों से भरी होती है। संसाधन, फाइनेंस, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो स्टार्टअप अपने सिस्टम को पहले से मजबूत करता है और धीरे धीरे बढ़ता है, वही लंबे समय तक टिकता है। इस चैप्टर का सार यही है कि बढ़ने का मतलब सिर्फ बड़ी संख्या में ग्राहकों या ज्यादा मुनाफा नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सिस्टम, टीम और प्रोडक्ट इतनी मजबूती से तैयार हो कि बढ़ोतरी से सब संभल सके। डेविड अंत में कहते हैं कि स्केलिंग वह कला है जो शुरुआती सफलता को स्थायी सफलता में बदल देती है। इसे सोच समझकर और क्रमिक रूप से करना हर स्टार्टअप को बड़े बिजनेस में बदल सकता है। 18वां चैप्टर है नो व्हेन टू एग्जिट और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि हर स्टार्टअप का एक समय आता है जब फाउंडर्स को सोचना पड़ता है कि अब कंपनी को किस दिशा में ले जाना है। क्या इसे और बढ़ाया जाए या किसी समझदार कदम के तहत बाहर निकलना चाहिए। वे कहते हैं कि ये निर्णय लेने में बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए, क्योंकि भावनात्मक लगाव अक्सर सही निर्णय लेने में बाधा डालता है। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कई फाउंडर्स अपनी कंपनी के लिए इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि वे असली संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कंपनी बाजार में धीमी हो रही होती है, निवेशकों को मुनाफा चाहिए या टीम बदलाव चाहती है, लेकिन फाउंडर सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। डेविड कहते हैं कि भावनात्मक लगाव से बाहर निकलने का सही समय अक्सर चूक जाता है। वे समझाते हैं कि एग्जिट केवल कंपनी बेचने का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए और कंपनी के लिए सबसे सही रास्ता चुनना, चाहे वह आईपीओ करना हो, किसी बड़े बिजनेस को मर्ज करना हो या रणनीतिक पार्टनरशिप के जरिए आगे बढ़ना हो। मुख्य बात यह है कि ये निर्णय सोच समझकर और समय रहते लेना चाहिए। डेविड बताते हैं कि सही समय पर बाहर निकलने के लिए कुछ संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि बाजार का रुझान, कंपनी की वृद्धि दर, टीम की स्थिति, निवेशकों की अपेक्षाएं और व्यक्तिगत लक्ष्य। अगर ये संकेत साफ है तो निर्णय लेना आसान होता है और कंपनी की वैल्यू भी सही रहती है। वे एक उदाहरण देते हैं कि कई स्टार्टअप्स जिन्होंने समय रहते एग्जिट किया, उन्होंने अपने निवेशकों और टीम के लिए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित किया। वहीं जो देर कर देते हैं उन्हें न केवल वित्तीय नुकसान होता है बल्कि कंपनी का नाम और प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। डेविड ये भी समझाते हैं कि एग्जिट की प्रक्रिया में फाउंडर को पूरी तरह प्रोफेशनल और निष्पक्ष रहना चाहिए। भावनाओं में बहकर जल्दी या देर से निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। उन्हें सलाह है कि अनुभवी सलाहकार, निवेशक और कानूनी सलाहकार की मदद लेकर एग्जिट की रणनीति बनाएं। वे ये कहते हैं कि एग्जिट का सही समय पहचानना एक कला है। इसमें साहस, स्पष्टता और पूरी जानकारी होना जरूरी है। यही निर्णय फाउंडर और टीम के लिए भविष्य के अवसर खोलता है।
इस चैप्टर का सार यही है कि हर स्टार्टअप का अंत या परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे सही समय पर और सही तरीके से करना न केवल निवेशकों और टीम के लिए फायदेमंद है, बल्कि फाउंडर की सफलता और संतुष्टि को भी सुनिश्चित करता है। डेविड अंत में कहते हैं कि एग्जिट का निर्णय डर से नहीं, समझदारी और रणनीति से लेना चाहिए। यही स्टार्टअप यात्रा को सफल और सार्थक बनाता है। 19वां चैप्टर है प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि स्टार्टअप की सबसे कीमती चीज अक्सर उसका आइडिया, तकनीक या ब्रांड होता है। वे कहते हैं कि चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी सुरक्षित नहीं है तो कोई और उसे कॉपी करके तुम्हारे आगे निकल सकता है। डेविड शुरुआत में एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने देखा कि एक स्टार्टअप ने नया सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन उसे पेटेंट या कॉपीराइट से सुरक्षित नहीं किया। कुछ महीने बाद बड़े प्रतियोगी ने उसी तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उनके मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया। इससे स्टार्टअप को बड़ा नुकसान हुआ। यही कारण है कि आईपी की सुरक्षा बेहद जरूरी है। वे बताते हैं कि आईपी के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। पेटेंट तकनीकी इनोवेशन या प्रोडक्ट की अनोखी प्रक्रिया को सुरक्षित करता है। ट्रेडमार्क कंपनी के नाम, लोगो और ब्रांड को सुरक्षित रखता है। कॉपीराइट कंटेंट सॉफ्टवेयर को अधिकार देता है। डेविड कहते हैं कि स्टार्टअप को यह समझना चाहिए कि किस चीज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। डेविड ये भी समझाते हैं कि शुरुआत में आईपी को सुरक्षा देने का मतलब ये नहीं कि सब चीजें महंगी हों या जटिल हों। कई बार बेसिक पेटेंट या ट्रेडमार्क ही पर्याप्त होते हैं। शुरुआत में सही कदम उठाना भविष्य में बड़े विवाद और कानूनी खर्च से बचाता है। वे ये बताते हैं कि टीम के सदस्यों के साथ स्पष्ट समझौते भी जरूरी हैं, जैसे कि कौन सा आइडिया कंपनी के लिए है, कौन सा व्यक्तिगत है, और कर्मचारियों की जॉब रोल में जो भी क्रिएटिव योगदान है उसका अधिकार किसके पास रहेगा। डेविड एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि आईपी सिर्फ कानूनी सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये निवेशकों को विश्वास दिलाने का भी तरीका है। जब निवेशक देखते हैं कि तुम्हारे पास सुरक्षित और संरक्षित प्रॉपर्टी है, तो वे आसानी से पैसा लगाने में भरोसा करते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि स्टार्टअप में आइडिया और तकनीक की सुरक्षा सबसे जरूरी है। इसे नजरअंदाज करना या देर करना भारी नुकसान कर सकता है। शुरुआत से ही अपने आईपी को सही तरीके से प्रोटेक्ट करो ताकि तुम्हारा मेहनत और इनोवेशन सुरक्षित रहे। डेविड अंत में कहते हैं कि आईपी सुरक्षा एक तरह की सुरक्षा कवच है। ये तुम्हारे स्टार्टअप को बाहरी खतरे और कॉपीरों से बचाती है और तुम्हें आत्मविश्वास के साथ अपने आइडिया को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता देती है। 20वां चैप्टर है स्टे लीगल, और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि स्टार्टअप में कानून का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट या टीम का निर्माण। वे कहते हैं कि बहुत से फाउंडर शुरुआती उत्साह में कानूनी चीजों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इससे बाद में बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स ने कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स या कंपनी रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताओं को नजरअंदाज किया। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, कानूनी गड़बड़ियां और जुर्माने भारी पड़ते हैं। इससे कंपनी का पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। वे बताते हैं कि स्टार्टअप को सबसे पहले अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को कानूनी रूप से सही ढंग से सेट करना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलसी या कोई और कानूनी संरचना जो निवेश, कर और अधिकारों के लिए सही हो। डेविड यह भी समझाते हैं कि कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए स्पष्ट समझौते बनाना जरूरी है। इसमें यह तय होना चाहिए कि अधिकार और जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, वेतन और लाभ क्या होंगे और किसी विवाद की स्थिति में प्रक्रिया क्या होगी। वे बताते हैं कि टैक्स और फाइनेंस रिपोर्टिंग समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण है। कई स्टार्टअप्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में भारी जुर्माने या कानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं। शुरुआत में सही सलाह लेना और नियमित रिपोर्टिंग करना भविष्य में बहुत मदद करता है। डेविड एक उदाहरण देते हैं कि कुछ स्टार्टअप्स ने अपने पार्टनर्स के साथ लिखित समझौता नहीं किया,
बाद में किसी डिफरेंस या विवाद के कारण कंपनी को कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि कानूनी सुरक्षा में समय और पैसा पहले ही लगाना हमेशा फायदेमंद होता है। वे ये भी कहते हैं कि कानूनी चीजों का पालन सिर्फ समस्या से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये कंपनी के निवेशकों, कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए विश्वास पैदा करता है। जब सब कानूनी रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित होता है तो लोग भरोसा करते हैं और व्यवसाय बढ़ता है। इस चैप्टर का सार यही है कि स्टार्टअप में कानून का पालन और कानूनी सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि सफलता का हिस्सा है। इसे नजरअंदाज करना भारी नुकसान कर सकता है। डेविड अंत में कहते हैं कि कानूनी रूप से मजबूत रहना एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये तुम्हारे स्टार्टअप को जोखिम से बचाता है और तुम्हें आत्मविश्वास के साथ बड़े फैसले लेने की आजादी देता है। 21वां चैप्टर है प्रोटेक्ट योर ब्रांड और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि स्टार्टअप में ब्रांड केवल नाम या लोगो नहीं होता, बल्कि ये कंपनी की पहचान, भरोसा और ग्राहकों के साथ संबंध का प्रतीक है। वे कहते हैं कि ब्रांड का संरक्षण करना उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट या टीम को संभालना। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ब्रांड को लेकर लापरवाही की। लोगो, नाम और मार्केटिंग मैसेज को कॉपी या बिना सही अनुमति के इस्तेमाल किया। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही ग्राहक या प्रतियोगी इसे नोटिस करते हैं, ब्रांड की वैल्यू और विश्वास पर असर पड़ता है। वे बताते हैं कि ब्रांड सुरक्षा में ट्रेडमार्क सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रेडमार्क कंपनी के नाम, लोगो, स्लोगन और पहचान को कानूनी सुरक्षा देता है। इससे कोई अन्य कंपनी तुम्हारे नाम या पहचान का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। डेविड यह भी समझाते हैं कि ब्रांड सुरक्षा केवल कानूनी उपायों तक सीमित नहीं है। इसे मार्केटिंग, ग्राहक अनुभव और गुणवत्ता के जरिए बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रोडक्ट या सेवा में कोई कमी होगी तो ब्रांड का मूल्य गिर जाएगा। वे एक उदाहरण देते हैं कि एक स्टार्टअप ने शुरुआती दौर में अपने ब्रांड की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। थोड़े समय में उनके नाम और लोगों का गलत इस्तेमाल हुआ और उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। वहीं जिन्होंने ट्रेडमार्क और ब्रांड गाइडलाइन पहले से बनाई, उनके लिए ब्रांड सुरक्षित और भरोसेमंद बना रहा। डेविड बताते हैं कि ब्रांड केवल बाहरी लोगों के लिए नहीं, बल्कि टीम के अंदर भी महत्वपूर्ण है। टीम के सदस्य ब्रांड के मूल्य और संदेश को समझें और उसी के अनुसार काम करें। इससे कंपनी की संस्कृति और पहचान मजबूत रहती है। वे यह भी कहते हैं कि ब्रांड का संरक्षण निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, नए मार्केट, पार्टनर और उत्पाद जुड़ते हैं, तुम्हें ब्रांड की पहचान और सुरक्षा का ध्यान लगातार रखना होगा। इस चैप्टर का सार यही है कि ब्रांड केवल मार्केटिंग का टूल नहीं, बल्कि कंपनी की आत्मा और पहचान है। इसे सुरक्षित रखना और सही तरीके से प्रस्तुत करना हर स्टार्टअप की सफलता की कुंजी है। डेविड कहते हैं कि ब्रांड की सुरक्षा तुम्हारे स्टार्टअप को अलग करती है, भरोसा देती है और लंबी अवधि में इसे मजबूत बनाती है। 22वां चैप्टर है प्लान फॉर ग्रोथ और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि स्टार्टअप में शुरुआती सफलता मिलने के बाद सबसे बड़ा कदम होता है कंपनी के विकास की योजना बनाना। वे कहते हैं कि बिना योजना के सिर्फ अवसरों पर प्रतिक्रिया करना जोखिम भरा हो सकता है। एक ठोस ग्रोथ प्लान से संसाधनों, टीम और मार्केटिंग को सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स ने जल्दी पैसा और ग्राहक बढ़ते ही बिना सोचे समझे नई चीजें शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि संसाधन बिखर गए, टीम ओवरलोड हुई और मार्केट में कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। वहीं जिनके पास स्पष्ट ग्रोथ प्लान था, वे नियंत्रित और तेजी से बढ़ सके। वे बताते हैं कि ग्रोथ प्लान में सबसे पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यह तय करना कि अगले 1 साल, 3 साल और 5 साल में कंपनी कहां पहुंचना चाहती है। इसके आधार पर प्रोडक्ट, मार्केटिंग, टीम और फाइनेंस की रणनीति बनाई जाती है। डेविड ये भी समझाते हैं कि योजना बनाते समय रियलिस्टिक और स्केलेबल लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े लक्ष्य जो संसाधनों और टीम के अनुसार असंभव हो,
भ्रम और दबाव पैदा करते हैं। छोटे, मापने योग्य और समयबद्ध लक्ष्य अधिक असरदार होते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं कि कुछ स्टार्टअप्स ने मार्केट में जल्दी विस्तार किया, लेकिन उनके सिस्टम और टीम तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप ग्राहक असंतुष्ट हुए और विकास रुक गया। वहीं जो स्टार्टअप रणनीतिक योजना के साथ बढ़े, उन्होंने संसाधनों को सही समय और जगह पर इस्तेमाल किया और टिकाऊ विकास किया। डेविड बताते हैं कि ग्रोथ प्लान में लगातार मॉनिटरिंग और इटरेशन भी शामिल होना चाहिए। योजना केवल बनाकर छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे समय समय पर समीक्षा करना और मार्केट और फीडबैक के अनुसार बदलाव करना जरूरी है। वे यह भी कहते हैं कि ग्रोथ प्लान केवल प्रोडक्ट या बिक्री तक सीमित नहीं है। इसमें टीम, सिस्टम, ग्राहक समर्थन और फाइनेंस के सभी पहलू शामिल होने चाहिए। इसी से कंपनी बड़े पैमाने पर नियंत्रित और स्थिर रूप से बढ़ती है। इस चैप्टर का सार यही है कि स्टार्टअप का विकास सिर्फ अवसरों पर निर्भर नहीं करता। योजना, लक्ष्य और रणनीति के साथ नियंत्रित वृद्धि ही लंबे समय तक सफलता सुनिश्चित करती है। डेविड अंत में कहते हैं कि ग्रोथ प्लान व रोड मैप है जो शुरुआती सफलता को स्थायी और बड़ा बदलाव बनाने में मदद करता है। इसे सोच समझकर और नियमित समीक्षा के साथ लागू करना सफलता की कुंजी है। 22वां चैप्टर है प्लान फॉर ग्रोथ, और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि स्टार्टअप में शुरुआती सफलता मिलने के बाद सबसे बड़ा कदम होता है कंपनी के विकास की योजना बनाना। वे कहते हैं कि बिना योजना के सिर्फ अवसरों पर प्रतिक्रिया करना जोखिम भरा हो सकता है। एक ठोस ग्रोथ प्लान से संसाधनों, टीम और मार्केटिंग को सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स ने जल्दी पैसा और ग्राहक बढ़ते ही बिना सोचे समझे नई चीजें शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि संसाधन बिखर गए, टीम ओवरलोड हुई और मार्केट में कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। वहीं जिनके पास स्पष्ट ग्रोथ प्लान था, वे नियंत्रित और तेजी से बढ़ सके। वे बताते हैं कि ग्रोथ प्लान में सबसे पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यह तय करना कि अगले 1 साल, 3 साल और 5 साल में कंपनी कहां पहुंचना चाहती है। इसके आधार पर प्रोडक्ट, मार्केटिंग, टीम और फाइनेंस की रणनीति बनाई जाती है। डेविड ये भी समझाते हैं कि योजना बनाते समय रियलिस्टिक और स्केलेबल लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े लक्ष्य जो संसाधनों और टीम के अनुसार असंभव हो, भ्रम और दबाव पैदा करते हैं। छोटे, मापने योग्य और समयबद्ध लक्ष्य अधिक असरदार होते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं कि कुछ स्टार्टअप्स ने मार्केट में जल्दी विस्तार किया, लेकिन उनके सिस्टम और टीम तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप ग्राहक असंतुष्ट हुए और विकास रुक गया। वहीं जो स्टार्टअप रणनीतिक योजना के साथ बढ़े, उन्होंने संसाधनों को सही समय और जगह पर इस्तेमाल किया और टिकाऊ विकास किया। डेविड बताते हैं कि ग्रोथ प्लान में लगातार मॉनिटरिंग और इटरेशन भी शामिल होना चाहिए। योजना केवल बनाकर छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे समय समय पर समीक्षा करना और मार्केट और फीडबैक के अनुसार बदलाव करना जरूरी है। वे यह भी कहते हैं कि ग्रोथ प्लान केवल प्रोडक्ट या बिक्री तक सीमित नहीं है। इसमें टीम, सिस्टम, ग्राहक समर्थन और फाइनेंस के सभी पहलू शामिल होने चाहिए। इसी से कंपनी बड़े पैमाने पर नियंत्रित और स्थिर रूप से बढ़ती है। इस चैप्टर का सार यही है कि स्टार्टअप का विकास सिर्फ अवसरों पर निर्भर नहीं करता। योजना, लक्ष्य और रणनीति के साथ नियंत्रित वृद्धि ही लंबे समय तक सफलता सुनिश्चित करती है। डेविड अंत में कहते हैं कि ग्रोथ प्लान व रोड मैप है जो शुरुआती सफलता को स्थायी और बड़ा बदलाव बनाने में मदद करता है। इसे सोच समझकर और नियमित समीक्षा के साथ लागू करना सफलता की कुंजी है। 24वां चैप्टर है प्लान योर एग्जिट स्ट्रैटेजी, और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि स्टार्टअप की यात्रा में ये समझना जरूरी है कि आखिर कब और कैसे बाहर निकलना है। वे कहते हैं कि शुरुआत से ही एग्जिट की योजना बनाने से फाउंडर्स, निवेशकों और टीम को स्पष्टता मिलती है और भविष्य के लिए जोखिम कम होता है। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कई स्टार्टअप्स ने सिर्फ शुरुआती सफलता पर ध्यान दिया, लेकिन भविष्य में कंपनी बेचने या किसी बड़े निवेशक के साथ साझेदारी करने के विकल्पों को ध्यान में नहीं रखा। जैसे ही मौका आया, उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया
जिससे मूल्य कम हुआ और अवसर गवा बैठे। वहीं जिनके पास पहले से एग्जिट रणनीति थी, वे सोच समझकर कदम उठाकर अधिक लाभ और स्थिरता पा सके। वे बताते हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी कई रूपों में हो सकती है। आईपीओ करना, किसी बड़ी कंपनी को बेच देना, मर्जर करना या रणनीतिक पार्टनरशिप के जरिए कंपनी का विस्तार। मुख्य बात यह है कि ये निर्णय वित्तीय, टीम और मार्केटिंग सभी पहलुओं से संतुलित होना चाहिए। डेविड यह भी समझाते हैं कि एग्जिट की योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज तैयार करना नहीं है। इसमें यह तय करना भी शामिल है कि टीम को कैसे संभालना है, निवेशकों को कैसे लाभ पहुंचाना है और ब्रांड की वैल्यू कैसे सुरक्षित रहे। वे एक उदाहरण देते हैं कि कुछ स्टार्टअप्स ने शुरुआती चरण में एग्जिट विकल्पों का विश्लेषण किया। जब सही समय आया तो उन्होंने कंपनी बेच दी या निवेशक के साथ साझेदारी की और सभी पक्षों को लाभ हुआ। वहीं जो बिना योजना के निर्णय लेने बैठे, उन्हें नुकसान और तनाव का सामना करना पड़ा। डेविड बताते हैं कि एग्जिट की योजना बनाते समय मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी की वित्तीय स्थिति और टीम की प्राथमिकताएं ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये एक संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि एग्जिट की योजना में लचीलापन रखना जरूरी है। समय और परिस्थितियां बदल सकती है, इसलिए योजना में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस चैप्टर का सार यही है कि स्टार्टअप में एग्जिट की योजना शुरुआती चरण से बनानी चाहिए। यह स्पष्टता, सुरक्षा और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है और कंपनी को भविष्य में सही दिशा देती है। डेविड अंत में कहते हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी वो रोडमैप है जो शुरुआती मेहनत और सफलता को स्थायी और लाभकारी परिणाम में बदलती है। इसे सोच समझकर और लचीलेपन के साथ तैयार करना हर स्टार्टअप के लिए जरूरी है। 25वां और आखिरी चैप्टर है रिफ्लेक्ट एंड लर्न, और यहाँ डेविड एस. रोज बताते हैं कि हर स्टार्टअप यात्रा के अंत में सबसे महत्वपूर्ण कदम है अनुभव से सीखना। वे कहते हैं कि चाहे सफलता मिली हो या कठिनाइयां आई हो, अंत में समय निकालकर पूरे सफर का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। यही अनुभव अगले प्रोजेक्ट्स, टीम और व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे बड़ा सबक बनता है। डेविड शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने देखा कि कई फाउंडर सिर्फ आगे बढ़ने में इतने व्यस्त रहते हैं कि पीछे मुड़कर ये नहीं देखते कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और किन फैसलों ने सफलता या चुनौती में योगदान दिया। इससे उन्हें बार बार वही गलतियां दोहरानी पड़ती हैं। वहीं जो फाउंडर समय निकालकर सीखते हैं, वे अपने अगले स्टार्टअप या प्रोडक्ट में पहले से अधिक समझदारी और तैयारी के साथ कदम रखते हैं। वे बताते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब केवल गलती ढूंढना नहीं है। इसमें यह देखना शामिल है कि कौन सी रणनीति काम कर रही थी, टीम ने किस तरह सहयोग किया, मार्केटिंग और प्रोडक्ट के निर्णय सही थे या नहीं, और ग्राहक प्रतिक्रिया से क्या सीख मिली। डेविड यह भी समझाते हैं कि रिफ्लेक्शन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होना चाहिए, पूरी टीम को शामिल करना चाहिए ताकि हर कोई अपने अनुभव साझा करे और मिलकर भविष्य के लिए सीख तैयार हो। ये टीम के अंदर भरोसा और सहयोग भी बढ़ाता है। वे एक उदाहरण देते हैं कि कई सफल स्टार्टअप्स हर प्रोजेक्ट या अभियान के बाद पोस्टमार्टम या समीक्षा मीटिंग रखते हैं। इसमें देखा जाता है कि क्या काम किया, क्या नहीं किया और अगले प्रोजेक्ट के लिए क्या सुधार करना चाहिए। इस प्रक्रिया ने उन्हें लगातार सुधार और विकास की आदत दी। डेविड बताते हैं कि सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह भविष्य के जोखिमों को कम करता है और टीम को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अनुभव ही वह मार्गदर्शन है जो किसी किताब या सलाह से नहीं मिल सकता। वे यह भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया केवल व्यावसायिक निर्णयों तक सीमित नहीं है। इसमें प्रोडक्ट, टीम, ग्राहक, निवेशक और व्यक्तिगत नेतृत्व से जुड़े सभी अनुभव शामिल हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि स्टार्टअप यात्रा खत्म होने के बाद रिफ्लेक्ट करना और सीखना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है बल्कि अगले प्रोजेक्ट और कंपनी की सफलता का आधार भी बनता है। डेविड अंत में कहते हैं कि सीखने और रिफ्लेक्शन की आदत हर फाउंडर को बेहतर बनाती है। यही आदत तुम्हें स्थायी सफलता और लगातार सुधार की दिशा में ले जाती है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।